नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। तो सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र में हाल ही में आई आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की प्रगति का जायजा भी लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएम ने प्रभावित परिवारों से सीधे भेंट कर उनका हालचाल जाना और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार आपदा की इस घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ी है और सभी आवश्यक संसाधन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो खबर ये चमोली से, जहां पर आपदा क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, राहत और बचाव कार्यों का जायजा भी लिया और इस दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। राज्य सरकार आपदा की घड़ी में पीड़ितों के साथ है, सीएम धामी ने कहा। तो ये खबर, जहां पर स्थलीय निरीक्षण किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इसी के साथ उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से भी मुलाकात की और पीड़ितों से भी बातचीत की, मुलाकात की और ये कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार आपके साथ है। तो सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा भी लिया और ये तस्वीरें चमोली की हैं, जहां पर वो पहुंची निरीक्षण के लिए और इस दौरान अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ में भी कहा कि राज्य सरकार आपदा की घड़ी में पीड़ितों के साथ है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया, राहत और बचाव कार्य कैसे चल रहे हैं, क्या स्थिति है उनकी, उसका भी जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो ये खबर चमोली से, जहां पर आपदा क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थलीय निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और जो प्रभावित आपदा प्रभावित क्षेत्र थे वहां पर पहुंचे, पीड़ितों से उन्होंने बातचीत की और इसी के साथ आश्वासन भी दिया, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए और जो टीमें वहां पर लगातार राहत बचाव कार्य में लगाई गई थी वहां पर पहुंचे, उसका भी जायजा लिया गया सीएम की तरफ से। तो ये खबरें, जहां पर मुख्यमंत्री ने स्थलीय निरीक्षण किया है, राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया गया है। चमोली से ये पूरी खबर है, जहां पर प्राकृतिक आपदाएं और अब उसके बाद से मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा की इस दुख की घड़ी में लोगों के साथ है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ आशीष डोभाल हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। आशीष, से जिस तरीके से मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जायजा लिया, निरीक्षण किया और जो वहां पर लोग थे उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, आश्वासन भी दिया, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल प्रिया, आज जो चमोली जनपद का नंदानगर क्षेत्र है वहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने स्थलीय निरीक्षण कर जो प्रभावित क्षेत्र हैं, आपदा से प्रभावित क्षेत्र है, उनका जायजा लिया और जो मौके पर जो अधिकारी थे उन्हें जरूरी निर्देश देने के साथ साथ जो प्रभावित परिवार हैं उन्होंने सीधे उनसे हालचाल जाना और उनसे भेंट की और हर संभव सहायता का उन्होंने सभी को आश्वासन दिया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आपदा की घड़ी में कहीं न कहीं पूरी सरकार उनके साथ है, राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है और जो भी जरूरी संसाधन उन्हें अभी इस आपदा की घड़ी में जिस भी चीज की जरूरत है उसके लिए वो खड़े हैं। कहीं न कहीं जो जिनके परिजन इसमें हताहत हुए हैं उनको सांत्वना देने के साथ साथ उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो दिक्कतें आ रही हैं त्वरित गति से जो राहत और बचाव कार्य कहीं न कहीं वहाँ पर मौके पर जो है चलाया जाए और जो राहत शिविर है वहाँ पर दवा, भोजन और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पेयजल है और जो अस्थायी रूप से आवास की सुविधा की गई है वो कहीं न कहीं मौके पर दी जाएगी। आशीष, अमूमन हम देखते हैं, चाहे हम चमोली की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें, थराली की बात करें या धराली की, कहीं की भी बात करें, ऐसी स्थिति होती है तो पहली चीज तो मुख्यमंत्री वहां पर एक एक पल की अपडेट लेते रहते हैं खुद
और इसी के साथ वो स्थलीय निरीक्षण के लिए भी पहुंचते हैं। वहाँ के जो लोग हैं, जो परेशान हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनता है देहरादून की, वो इस बात से संतुष्ट रहती है कि उनके मुख्यमंत्री आ रहे हैं और वाकई में उन्होंने जो मुख्यमंत्री चुना है वो लोगों के बीच आते हैं, समस्याओं को सुनते हैं और इसी के साथ उनको आश्वासन भी देते हैं। हाँ बिल्कुल प्रिया, जब जब भी आपदाएं आती हैं, मुख्यमंत्री धामी कहीं ना कहीं फ्रंट लाइन पे आकर कहीं ना कहीं जो आपदा पीड़ित हैं उनकी मदद करते हैं और जनता के बीच जाते हैं और जा भी रहे हैं। चाहे वो देहरादून का सहरदारा, मालसी या रायपुर क्षेत्र हो, या फिर थराली हो, धराली हो, और या वर्तमान में जो नंदानगर क्षेत्र है, वहाँ पर भी आज उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया और सभी जो आपदा पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात की। क्योंकि जो आपदा पीड़ित हैं वो कहीं न कहीं निराश हैं और जो उनके साथ हो चुका है वो उस सदमे से वो निकल नहीं पा रहे हैं और कई लोगों का तो सब कुछ खत्म हो गया है। कुछ लोग ऐसे भी बचे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि उनके परिवार के सभी लोग खत्म हो चुके हैं। एक व्यक्ति की कल जो है 18 घंटे बाद मलबे से उनको निकाला गया था, जबकि उनकी पत्नी और 2 जुड़वा बच्चे जो है इस दुनिया में नहीं रहे और उनको इस बात का अभी इनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो बेहोशी हालत में निकाले गए हैं। तो ऐसे जो तमाम जो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, कहीं न कहीं मुख्य सेवक के रूप में पुष्कर सिंह धामी जमीन पर जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। बिल्कुल आशीष, और वो वहां पर पहुंच रहे हैं। आशीष बने रहिएगा आप हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। और अगली खबर, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने फिर नोटिस जारी किया है। 2016 में हुए इस चर्चित मामले में विधायकों की खरीद फरोख्त पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया था। सीबीआई ने हरीश रावत को इस महीने दिल्ली मुख्यालय में पेश होने को कहा है। इससे पहले भी कई बार नोटिस भेजा जा चुका है। अब एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलावा आया है। तो ये खबर, जहां पर स्टिंग केस में ये बड़ी कार्रवाई और हरीश रावत को सीबीआई ने नोटिस भेजा है और फिर 2016 का वो मामला स्टिंग ऑपरेशन सुर्खियों में है। तो विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप और एक बार फिर से ये नोटिस आने से राजनीति की गलियारों में हलचल देखने को मिल रही है और अब पूछताछ के लिए रावत को दिल्ली बुलाया गया है। तो ये खबर देहरादून से आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर 2016 का वो मामला, स्टिंग केस का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है और हरीश रावत को सीबीआई का ये नोटिस भेजा गया है। और आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, जिस तरीके से ये स्टिंग केस में बड़ी कार्रवाई और इसी के साथ सीबीआई ने नोटिस भेजा है हरीश रावत को, मामला वही सुर्खियों में है 2016 का स्टिंग ऑपरेशन। सबसे पहले तो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 2016 का मामला था स्टिंग ऑपरेशन, एक बार इसको बताइए और इसके बाद ये बताइए कि ये जो राजनीतिक गलियारों में हलचल है ये काफी तेज हो गई है, देखने को मिल रही है। जी प्रिया, जो 2016 में स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, हरीश रावत उस दौरान मुख्यमंत्री थे और विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर एक वीडियो उनका वायरल हुआ था। तमाम जो मीडिया चैनल हैं उसमें भी वायरल हुआ था और सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं हरीश रावत की उस दौरान, उसके बाद सरकार ही कहीं ना कहीं खतरे में आ गई थी। बाद में हालांकि हाईकोर्ट से उन्हें बहाल किया गया और कुछ समय तक राष्ट्रपति शासन भी उत्तराखंड में लगाया गया था। तो कहीं ना कहीं उस दौरान सीबीआई से इस मामले की जांच की सिफारिश की गई थी और सीबीआई अब लगातार जो है इसकी जांच कर रही स्टिंग मामले में जो विधायकों की खरीद फरोख्त हुई थी। और अब जाकर दोबारा से पहले भी मुख्यमंत्री हरीश रावत को नोटिस सीबीआई की तरफ से भेजे गए हैं और वर्तमान की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सीबीआई ने एक बार फिर से नोटिस भेजा है और दिल्ली मुख्यालय में जो है पेश होने को कहा है। अब कहीं ना कहीं इस नोटिस के बाद उत्तराखंड की जो राजनीति है उसमें फिर से एक बार फिर चर्चाओं में हरीश रावत का जो दौर था 2016 का जो स्टिंग ऑपरेशन था, कहीं ना कहीं वो फिर एक बार इससे चर्चाओं में आ गया है। आशीष, ये भी साझा कीजिएगा, राजनीति की अगर बात करें, जब उनको दिल्ली बुलाया गया है, ऐसे में जो नेता हैं, जो विधायक हैं, अब मौजूदा स्थिति उनकी ये है कि लगातार वो शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जवाबी हमला देखा जा रहा है।
बिल्कुल, जो उस दौरान के विधायक थे वो कहीं न कहीं कई विधायक तो भाजपा में शामिल हो चुके हैं और कई मंत्री भी उस दौरान जो वर्तमान में भी मंत्री हैं वो भी फिलहाल अब कांग्रेस में नहीं है। तो कहीं न कहीं ये एक किस्म से दबाव भी है कहें या राजनीति जब-जब चुनाव होते हैं या चुनाव आने वाले होते हैं तो सीबीआई फिर से जो है एक बार नोटिस भेज देती है और फिर से हरीश रावत को पेश होने के लिए कहा गया है। अब देखना होगा कि हरीश रावत इस मामले में क्या-क्या जवाब सीबीआई के सामने रखते हैं। बिल्कुल आशीष, और ये देखने की बात होगी। बने रहिएगा आप हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते एक खबर अल्मोड़ा से है, जहां मेडिकल कॉलेज के उपनल आउटसोर्स और संविदा कर्मियों ने एक बार फिर पद सृजन और समय पर वेतन भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि लंबे समय से पद सृजित करने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे वेतन में लगातार देरी हुई है। कर्मचारी काली पट्टी बांधकर 1 घंटे तक कार्य बहिष्कार कर विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। तो ये खबर जहां पर कर्मचारियों का आंदोलन तेज है और मेडिकल कॉलेज कर्मियों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पद सृजन और वेतन भुगतान की मांग और काली पट्टी बांधकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है। वेतन में देरी से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और ये भी कहना है प्रदर्शनकारियों का कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ये पूरी खबर अल्मोड़ा से, जहां पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के उनका प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं हुई, सरकार ने नहीं सुनी, तो स्थिति यही रहेगी और उनका प्रदर्शन, उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। सर हमारी मांगें तो काफ़ी टाइम से ये कोविड से भी पहले से हमारा जब से मेडिकल कॉलेज बना है तब से हमारे पास स्वीकृत नहीं है। होता क्या है कि पद स्वीकृत ना होने के कारण 6 महीने से ली थी फिर रोक देते हैं, 6 महीने से ली थी फिर रोक देते हैं। और यही इसी तर्ज पे जो है पिथौरागढ़ जो कि वहाँ पे भी चालू नहीं है, वहाँ पे जो है पद स्वीकृत कर दिए गए हैं। हरिद्वार है, वहाँ पे पद स्वीकृत कर दिए गए हैं। और एक रुद्रपुर है, रुद्रपुर भी पद स्वीकृत कर दिए गए हैं जो कि वहाँ पे अभी काम संचालित नहीं है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज जो पिछले 7-8 साल से कंटिन्यू लगातार चल रहा है, अच्छी भीड़ भी है, लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं और हम कर्मचारियों का शोषण यहाँ अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। बस केवल यहाँ से हमसे कह देते हैं पत्राचार चल रहा है, सब जगह का पद स्वीकृत कर दिए हैं, लेकिन अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मिस्टर इंडिया बना दिया गया है, इसको गायब कर दिया है। और गायब भी क्या कर दिया, सिर्फ हम वार्ड बॉय या पर्यावरण मित्र या पीआईडी उपनल। तो आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, जिस तरीके से ये आंदोलन तेज है और मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी हैं, कर्मी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या जानकारी है? जी प्रिया, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के जो कर्मचारी हैं, आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी हैं, वो कहीं न कहीं अपने वेतन भुगतान और पद सृजित न होने के कारण आंदोलनरत हैं और लगातार जो है कहीं न कहीं अपने शोषण का आरोप अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन है उस पर लगा रहे हैं और रोज जो है काली पट्टी बांधकर भी 1 घंटे का कार्य बहिष्कार भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी न की गई तो वो और उग्र प्रदर्शन करेंगे। जी आशीष, ये भी साझा कीजिएगा कि पद सृजन और लगातार ये सैलरी अगर बात करें, तनख्वाह जो है वो इस देरी को लेकर के बात की जा रही है और क्या इनकी तरफ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या प्रशासनिक स्तर पर किसी को ज्ञापन वगैरह भी सौंपा गया है? बिल्कुल, ये अपनी मांगों को लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो नहीं, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन है उसको लगातार अपनी मांगों को लेकर अपनी बात रख रहे हैं और जो वेतन का भुगतान जो जिसमें डिले हो रहा है बार बार, कहीं ना कहीं जो संविदा कर्मचारी है कई बार 6-6 महीने तक उनको वेतन नहीं मिल रहा है, तो इसको लेकर वो लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर कॉलेज प्रशासन, मेडिकल कॉलेज प्रशासन से अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को अभी तक नहीं सुना गया, जिसके कारण वो अब प्रदर्शन का मन बनाया उन्होंने। अभी फिलहाल काली पट्टी बांधकर वो 1 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द सुनी न गई, उनकी मांगे उनका समाधान ना हुआ तो वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। जी
कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कितने दिनों से कर रहे हैं? जी, तो ये अल्मोड़ा जो मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी हैं वो करीब 1 माह से प्रदर्शन कर रहे हैं बताया जा रहा है और काली पट्टी बांधकर 1 घंटे का कार्य बहिष्कार भी उनकी तरफ से किया जा रहा है और आगे भी उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी जल्द मांगे पूरी न हुई तो वो उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से, जहां पर सिटी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक वृद्ध की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। गाजीवाला क्षेत्र के परिजन और ग्रामीण डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में प्रदर्शन करने लगे। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से स्थिति को काबू में किया। परिजनों का आरोप है कि समय पर सही इलाज न मिलने से वृद्ध की जान गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। और ये खबर हरिद्वार से, जहां पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया गया है और इलाज के दौरान वृद्ध की मौत हुई है, जिसकी वजह से ग्रामीण गुस्साए हुए हैं और ग्रामीणों का अस्पताल में ये हंगामा देखने को मिल रहा है। डॉक्टर पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस ने वहां पर मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और अब आगे की जांच में जुटी हुई है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं तो देहरादून के सरौना, सिल्ला और चामासारी समेत कई गांव में भारी बारिश से मकान और खेत और सड़कें बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। सीएम के निर्देश पर आपदाग्रस्त क्षेत्र में जनजीवन सामान्य बनाने को युद्धस्तर पर जिला प्रशासन जुटा हुआ है। जिलाधिकारी सविन बंसल खुद दुर्गम पगडंडियों से पैदल चलकर 4000 प्रभावितों का हाल जानने पहुंचे हैं। आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत तहसीलदार, वीडियो, कृषि, सिंचाई और लोनिवी अधिकारी राहत और मुआवजे सर्वे में तैनात किए गए हैं। डीएम ने साफ किया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। प्रभावितों को मुआवजा वितरण तक अधिकारी मौके पर ही डटे रहेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर डीएम पैदल पहुंचे हैं आपदा क्षेत्र में। और खबरों में आगे बढ़ते हैं तो उत्तराखंड में इस बार मानसून के दौरान चारधाम यात्रा पर बड़ा असर देखने को मिला है और मानसून से गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर भारी नुकसान हुआ, जिससे यातायात और तीर्थ यात्रा दोनों प्रभावित हुई। जिस पर जानकारी देते हुए पर्यटन सचिव धीराज ने बताया कि गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्र में आई आपदा से सड़क और ढांचे को नुकसान हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपदा का असर यात्रा से जुड़े कारोबार और स्थानीय लोगों की आजीविका पर भी पड़ा है। मानसून से चारधाम यात्रा पर यह असर देखने को मिला है। चारधाम यात्रा में गंगोत्री और यमुनोत्री में खासकर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही साथ लोगों का बिजनेस काफी अफेक्टेड रहा है और जितने यात्री हमारे जिनको आना था, जिनका रजिस्ट्रेशन था, इस आपदा की वजह से वो आ नहीं पाए हैं। तो एक असेसमेंट की कार्रवाई हम लोग की चल रही है कि लास्ट ईयर कितने लोगों ने विजिट किया था और इस साल जितने यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन किया था उस हिसाब से आपदा के आने से पहले कितना फुटफॉल हुआ था। और उसी क्रम में हम लोग एक असेसमेंट आजकल कर रहे हैं कि वाकई में इस रूट में चारधाम, चाहे गंगोत्री के रूट में हो, यमुनोत्री के रूट में हो और केदारनाथ में हो, बद्रीनाथ। और खबरों में आगे बढ़ते हैं तो जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने देर शाम अधिकारियों की बैठक पर आपदा से क्षतिग्रस्त संपत्तियों और पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि भवनों, होटलों, सड़कों, पुलों, पेयजल और बिजली आपूर्ति से लेकर कृषि, बागवानी और पशुपालन तक हुए नुकसान का विस्तृत आकलन जल्दी पूरा किया जाए। डीएम ने कहा कि आपसी तालमेल से एकीकृत रिपोर्ट जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए ताकि राहत कार्यों को गति मिल सके और दीर्घकालिक पुनर्वास योजनाएं प्रभावी ढंग से बन सके। तो खबर, जहां पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों के संग बैठक की और पुनर्वास योजनाओं पर फोकस किया, सड़कों से लेकर आजीविका तक आकलन की बात की और इसी के साथ
आपसी समन्वय से एकीकृत रिपोर्ट की भी बात की। और खबरों में आगे बढ़ते हैं तो देश में सूर्य ग्रहण को लेकर हड़कंप मचाने की कोशिशें तेज हैं। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक हर जगह डर और भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में सूर्य ग्रहण का कोई असर नहीं होने वाला है। यह ना तो ग्रहण दिखाई देगा और ना ही किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जब खगोलीय गणना साफ बता रही है कि ग्रहण भारत में दृश्य ही नहीं, तो फिर इसका चर्चा क्यों? औचित्य है। तो हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने साफ कहा कि सूर्य ग्रहण का भारत पर कोई असर नहीं है और इस पर चर्चा करना बिल्कुल व्यर्थ है। तो खबर ये हरिद्वार से है। देखिए, किसी भी प्रकार का कोई सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे हिंदू धर्मावलंबियों को धर्म का रास्ता दिखाने वाले अनेकों कथावाचक, अनेकों ज्योतिषाचार्य पता नहीं इस सूर्य ग्रहण को लेकर क्यों भ्रामक और भ्रांति का काम कर रहे हैं, जबकि जो समय अवधि सूर्य ग्रहण की दी गई है वो भारत में रात्रि का काल है। जब रात्रि के समय में सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं तो उस ग्रहण का प्रभाव किस प्रकार से प्राणी मात्र पर या कर्म इत्यादि में पड़ सकता है। मेरा सभी हिंदू धर्मावलंबियों से प्रार्थना है, निवेदन है कि किसी भी प्रकार की भ्रांति में पड़ने